A very good morning to all of you. Let's start SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. काफी कुछ इसमें हम लोगों ने पढ़ा है और काफी कुछ इसमें पढ़ना भी है. अभी एक्चुअली जो हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज का थोड़ा सा जो है हम लोग ये देखेंगे कि हाउ एक्चुअली जो रियल लाइफ में है इस चीज का इम्प्लीकेशंस क्या है और इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है. अब जो है हम लोग जो करीबन 4th यूनिट के एंड पर हैं, तो बाय द टाइम दैट 4th यूनिट खत्म हो जाता है तो उसमें करीबन आपके 40% ऑफ द सिलेबस विल बी फिनिश्ड, 40 to 45% सिलेबस. तो अब जो है आप लोगों को अपना स्टडीज स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स आर नियर बाय. सो लेट्स स्टार्ट एंड वी विल बी let's start focusing and we will be ready for the different coming exams. तो अब हम लोग मैं I will be sharing you the screen और इससे आप लोगों को I think कि आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन. यहाँ पर देखिएगा कि जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या करता है, वो जो है अपने सॉल्यूशंस को यहाँ पे देखिएगा ये देखिएगा हम लोगों ने लास्ट टाइम ये साइट विजिटिंग तक किया था. हम लोगों ने देख लिया था कि जो क्वेश्चन आयर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, प्रेजेंटेशन उसमें होते हैं. जो क्वेश्चन आयर्स के बाद जो है प्रेजेंटेशन होते हैं, उसके बाद साइट विजिटिंग होता है ना. तो साइट विजिटिंग तक हम लोगों ने कर लिया था. और हम लोगों को करना था जैड, जो कि ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है. Joint Application Development Program, JAD. JAD is especially designed for the development of large computer system. बेसिकली अगर कुछ सॉफ्टवेयर बड़ा बनाना है या कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो कि काफी मेमोरी यूज करने वाला है तो वो जो है उसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं. तो वैसे प्रोग्राम जो कि ज्वाइंट एप्लीकेशन से बनता हो, मतलब कई सारे एप्लीकेशंस उसमें यूज हो रहे हो, इसीलिए उसको ज्वाइंट एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशंस उसमें काम करते हैं. जैसे कि मान लिया कि आपका फ्रंट एंड है किसी और एप्लीकेशन में है, जो आपका बैक एंड है वो किसी और एप्लीकेशन में है, या फिर जो फ्रंट एंड है वो हम लोगों ने कई सारे चीज़ों के साथ मिलकर बनाया हुआ है. मतलब कहने का मतलब कि कई सारी चीज़ों को मिलकर बनाने का मतलब ये है कि हमने जो भी आपका ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ज्वाइंट एप्लीकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशंस को मिला करके, तो कई सारे ऐसे फ्रंट एंड होते हैं. फ्रंट एंड मतलब जहां पर कि आप लोग क्या करते हो, जो आप लोग को सामने दिखता है सॉफ्टवेयर और उस पर जो आप लोग काम करते हो, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि उसका विजुअलाइज करने का तरीका. तो अगर मान लिया कि अगर कोई फ्रंट एंड है, जैसे कि आप फेसबुक पे काम करते हो, तो दैट इज फ्रंट एंड, लेकिन इट हैज बीन अटैच्ड विद द बैक एंड. बैक एंड इज द डेटाबेस. तो डेटाबेस के साथ वो अटैचमेंट तो है, लेकिन अटैचमेंट से पहले जो आपका अटैचमेंट तो तब होगा जब हम लोग फ्रंट एंड पे काम करना शुरू करेंगे. तो जो फ्रंट एंड होता है वो कई सारे प्रोग्राम्स में बनाया जा सकता है, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाया जा सकता है. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपका कई तरीके का हो सकता है. जैसे HTML में बनाया गया, स्ट्रट्स में बनाया गया, PHP में बनाया जाए, जावा में बनाया जाए. तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि वो चीजें बनाई जा सकती है. तो ये ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली JAD इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम. तो ये बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसमें बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने में इसका प्रयोग होता है. The goal of JAD is to involve all stakeholders in the design phase of the product. यहाँ पर ये जरूरी है समझना जानना कि जितने भी जो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, मतलब कई सारे एप्लीकेशंस को, सो दैट वो उसको डिजाइन किया जा सके. इन द डिजाइन फेज ऑफ द प्रोडक्ट वाया
हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड ग्रुप। तो जितना बड़ा आपका बड़ा स्ट्रक्चर होगा, मतलब जितना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर होगा, तो उसमें उतनी फोकस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों का जो टीम है, सॉफ्टवेयर कोई एक बंदा अकेला तो बना नहीं सकता। तो जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कंपनी में काम वगैरह चल रहा होता है, वो अकेला बनाएगा नहीं, और अगर बनाएगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि जितना भी डिजाइनिंग वाली जो चीजें हो चुकी हैं, जो डिजाइन तैयार हो चुका है, उस डिजाइनिंग पे अगर हम लोग काम करें और उसमें ज्यादा बंदों को यूटिलाइज करें, तो हम लोग कुछ ज्यादा फोकस कर सकते हैं अपने जो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के फेजेस हैं, या फिर जो हम लोगों का ऑलरेडी जो सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग की जो यूजेस है, वो बहुत अच्छे से हम लोग जो है उसमें कर सकते हैं। और उसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग के जो यूजेस हैं वो क्या है? सबसे पहला था डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग, राइट। तो जो डेटा एंड फैक्ट गैदरिंग होता है, उसमें कई सारे हम चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे इंटरव्यू पढ़ा था, ग्रुप कम्युनिकेशन पढ़ा था, क्वेश्चनायर पढ़ा था। तो उन सब चीजों को यहाँ पर काफी तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, और एप्लीकेशन जब बड़ा बनाना है तो कोई सॉफ्टवेयर जब बड़ा बनाना है तो कई सारे एप्लीकेशंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हमारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे हम लोग आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज है कि ग्रुप कम्युनिकेशन, क्वेश्चनायर एंड फोकस्ड मीटिंग्स के लिए के चलते जो है हमारा ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। टिपिकल पार्टिसिपेंट्स इन द सेशन इंक्लूड फैसिलिटेटर, एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, मेन यूजर एंड डेवलपर्स। तो जनरली जो टिपिकल पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो कौन कौन से होते हैं? जो फैसिलिटेटर हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, डेस्क हो गया, आपको एक जगह दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो सब फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराते हैं उसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका आउटकम जो निकलेगा वो। मेन यूजर एंड डेवलपर्स, जो उसको यूज करना चाहता है मतलब क्लाइंट, और जो डेवलपर है जो डेवलप उसके लिए कर रहा है मतलब जो कोडिंग करता है वो। तो ये चारों बहुत ही खास पिलर्स हो जाते हैं किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ऐसे तो कोई भी सॉफ्टवेयर में ये चारों ही बहुत ही मेन, जो मेन बंदे जिसको बोलते हैं वो है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है ये ध्यान में रखना कि किस तरीके से जो आपका काम है वो आगे बढ़ेगा, और हर चीज को किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट में मैक्सिमम आउटकम हो सकता है। तो एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत ना पड़े, कम से कम चीजों की जरूरत में हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटकम ला सकें। ठीक है। End user of the product, main user and developers. Typically, the output of this phase is applied to the other phase. Typically क्या होता है कि इसका जो आउटपुट है वो किसी और चीज में भी यूटिलाइज हो सकता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जब हम लोग इतना बड़ा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे ही लोगों के द्वारा तो किया गया है, और जब हमारे ही डेवलपर के द्वारा किया गया है, तो ये भी हम देखेंगे कि क्या जो कोडिंग हमने किया है, जो हमने तैयारियां की है, जो हमने डिजाइनिंग किया है, तो वो किसी और चीज में भी यूटिलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये लिखा गया है कि आउटपुट ऑफ द दिस फेज इज अप्लाइड टू द अदर फेज रिलेटेड टू सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो जो हमारा फेज है, हमने पढ़ा है एसडीएलसी में, जो जितने भी फेजेस यूज होते हैं, वो सारे फेज एक दूसरे को कैसे कोरिलेट करते हैं वो चीज भी यहाँ पे है। ठीक है, तो कोरिलेशंस आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? The basic idea of prototyping is that instead of freezing the requirement before designing and coding can proceed,
A throwaway prototype is built to understand. अब देखिए यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग क्या है। अब सपोज कीजिए कि अगर मान लिया कोई सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अब तो ऐसा चीज हो गया है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हर एक सॉफ्टवेयर में मिलेंगी आपको। जैसे मान लिया कि आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो कॉमन होगी। सबसे पहले ये कि अगर हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या खोजेंगे हम लोग? सबसे पहले आईडी और पासवर्ड जनरेट करो भाई, रजिस्ट्रेशन करो, आईडी पासवर्ड डालो। आईडी पासवर्ड जैसे ही एंटर करोगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, है ना। और जैसे ही आपका प्रोफाइल खुलेगा तो उसमें और भी कई सारी चीजें नजर आएंगी, जैसे कि एग्जांपल आपका नाम, आपका फोटोग्राफ, आपका ये जो भी जिस सेमेस्टर में हो, आपका जो ब्रांच है, वो सब डिस्प्ले होने लगेगा स्टूडेंट में। तो वही चीजें अगर हम लोग इसमें चले जाएं, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसमें भी तो सेम ही चीजें मिलेंगी ना। स्टूडेंट अगर ले रहा है तो स्टूडेंट के बारे में जानना जरूरी है, स्टूडेंट कौन है, क्या है, स्टूडेंट का फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, है ना। स्टूडेंट के बारे में और भी डिटेल्स जो हो सकते हैं वो सब हमें जानना जरूरी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा उन्हीं, ये मतलब कि ये चीजें जो स्टूडेंट का आईडी और पासवर्ड उसमें भी जनरेट हो सकता है। तो मतलब ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही दोनों सॉफ्टवेयर बना है तो कॉमन है। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम है, अगर मान लिया स्टूडेंट की जगह पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट नेम, पेशेंट फादर्स नेम, पेशेंट मदर्स नेम, पेशेंट एड्रेस, तो वो सब चीज तो एक ही रहेगा ना। पेशेंट का आईडी कार्ड, है ना। तो ये सब सारी चीजें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी सेम रहेंगी। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे चीजों को मतलब कि कई कई बार कई सारी चीजें उसमें से मैच खाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को हर बार नहीं बनाते हैं। एक बार उस सॉफ्टवेयर को, उस टाइप का सॉफ्टवेयर को बना लिया, एंड दैट विल बी यूटिलाइजिंग इट फर्दर। मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर में, तीसरे सॉफ्टवेयर में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तीसरे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं उसी से। तो ये प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि ये बेसिक आइडिया होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक कहीं भी सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलाइज करा सकते हैं, कर सकते हैं। उसका बस हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें जो जरूरत पड़ती है वो होता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर पे हमने पहले से मेहनत किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर पे हम लोग अच्छे से काम करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज। तो जो सॉफ्टवेयर पे हम लोग अच्छे से काम करेंगे उस चीज को हम लोग बाद में यूटिलाइज भी कर सकते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए, तीसरे सॉफ्टवेयर के लिए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेव दोज फाइल्स, है ना। कंपनी हमारी है, हमने बनाया है तो हम तो उसको रखेंगे ही। तो द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोटोटाइपिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट, मतलब फ्रीज कर दिया हम लोग, नहीं अब उस पर्टिकुलर चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट बिफोर डिजाइनिंग और कोडिंग कैन प्रोसीड अ थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग इज बिल्ट। तो एक जो है थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग बना लिया जाता है कि भैया ये चीजें हम बाद में भी यूटिलाइज करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें कि हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। The requirements. The prototype is developed based on the currently known requirements. तो आज के हिसाब से जो बनता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर एक तैयार होगा जिसको कि हम लोग कई बार कई जगह पे यूटिलाइज करेंगे, तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको आज के परिप्रेक्ष्य से तैयार किया जाता है कि आज इस परिप्रेक्ष्य में किस टाइप का सॉफ्टवेयर का जनरली जरूरत पड़ता है, उस टाइप पर हम लोग काम करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे तो कंपनी में आपको जो काम मिलेगा वो काम
प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है तो कंपनी वाले आपको हटाते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो इसी टाइप का प्रोटोटाइपिंग वाला काम करवाते रहते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि आप लोग कुछ ऐसे मॉडल तैयार कर सको जो कि आने वाले कई सारे सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज पर कई सारा काम करवाते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग। थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग का ही एक्सटेंडेड फॉर्म ये। इट इज टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। ये थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग है कि कस्टमर क्या चाहता है उसको बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर चाहता है उसको बढ़िया से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड टू डेवलप बेटर रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन फॉर द सिस्टम। ताकि हम लोग जब तक कस्टमर को, क्लाइंट की चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, बढ़िया सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग यूजर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जनरली कंपनी क्रिएट अ प्रोटोटाइप। तो जनरली क्या होता है कि कंपनी जो है एक प्रोटोटाइप बनाई रहती है मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज को, सॉफ्टवेयर को जैसे तैयार किया हुआ है उस टाइप का सॉफ्टवेयर को तैयार करके रखती है। और बाकी जितने भी काम होते हैं उसमें जो है वो प्रोटोटाइपिंग यूज हो जाता है। तो उसमें जो है एक ही चीज को कहीं कहीं भी कई बार यूज कर सकते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। प्रोटोटाइपिंग का ही पार्ट है, बस इसमें यह है कि इसमें जो है हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कस्टमर के, जो कस्टमर का नीड्स है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं थ्रू अवे। आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। जनरली कंपनी क्रिएट्स अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन वेग रिक्वायरमेंट्स। तो जनरली जो प्रोटोटाइप क्रिएट होता है वो क्या होता है कि अच्छा ऐसा रिक्वायरमेंट भी हमें आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग तैयारियां पहले से कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज रिक्वायरमेंट हो सकता है, ये रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग पहले से तैयारी करके रखें, ताकि जैसे ही सॉफ्टवेयर आएगा हमारे पास, जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास, उसको जल्दी से हम लोग बना देंगे, है ना। तो क्या होता है कि जनरली कंपनी क्रिएट्स अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन वेग, मतलब उसको पूरा क्लियर आइडिया नहीं है कि आखिर क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें यूटिलाइज हो सकती है मार्केट में उसको हम लोग बना लेते हैं। कस्टमर चेक्स एंड एक्सप्लेन हिज रिक्वायरमेंट्स अगेन। कस्टमर को वो बार बार दिखाया जाता है, और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, इसमें वो भी चाहिए, तो उन चीजों को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चनायर में किए थे, है ना। अ फाइनल न्यू प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक नया प्रोटोटाइप जो है डेवलप कर दिया जाता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा, कैसा सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट के अनुसार बनाया जाता है ना, जो कि क्लाइंट के अनुसार बनाया जाता है, कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज थ्रू अवे प्रोटोटाइप। तो ये जो पहले से हमारे पास रिक्वायरमेंट तैयार है उसको और अगर हम लोग रिफाइन करते हैं कस्टमर के बेसिस पे, तो उसको, उस रिफाइनरी को हम लोग जो है थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग ही है लेकिन उसका रिफाइंड वर्जन है, तो उसको हम लोग थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग कहेंगे। प्रोटोटाइपिंग इज एन अट्रैक्टिव आइडिया फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज सिस्टम। तो प्रोटोटाइपिंग जो है बहुत अच्छा आइडिया है बड़े बड़े सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि पहले से हम लोग इस चीज को तैयार करके रखते हैं। फॉर विच देयर इज नो मैनुअल प्रोसेस। उसके लिए कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, इसको हमें करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कॉमन चीजें होती हैं जिसको कि डालना अनिवार्य होता है। प्रोसेस और एग्जिस्टिंग सिस्टम टू हेल्प आउट द डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स, ताकि हम लोग जो है कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। इन सच सिचुएशन वी नीड टू प्लान आवर रिक्वायरमेंट्स इन अर्लियर फेज। तो ऐसे सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो अपनी प्लानिंग है वो पहले से तैयार करके रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोटोटाइपिंग, जो थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग है उसी का ये पार्ट है। तो प्रोटोटाइपिंग और थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोटोटाइपिंग पहले से वो सिस्टम बना के रखना, थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग जो कस्टमर ने कहा है उसको रिफाइन करके, उसी पहले से जो तैयार किया हुआ है उसको और रिफाइन करके कस्टमर के हिसाब से बना के प्रस्तुत कर देना। तो ये आपका
प्रोटोटाइपिंग और थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग में डिफरेंस है। नेक्स्ट है री इंजीनियरिंग। तो कई बार री इंजीनियरिंग को बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, बीपीआर बोलते हैं इसको। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है क्या? मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोटाइपिंग क्या है। पहले से हम लोग जो है मतलब वेग आइडिया नहीं है कि क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन जनरली जो आजकल मार्केट में चल रहा है वैसा सॉफ्टवेयर हम लोग तैयार करके रखते हैं कि जब नया कुछ आएगा तो फटाफट हम लोग उसको बना देंगे। ठीक है। तो री इंजीनियरिंग क्या है? री इंजीनियरिंग मीन्स टू री इम्प्लीमेंट द सिस्टम टू मेक द सिस्टम। री इंजीनियरिंग क्या है कि जो आपका री इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा ये इंजीनियरिंग है, री इंजीनियरिंग जो आपके पास सिस्टम बना हुआ है उसी में कई सारे चेंजेस करना कस्टमर के हिसाब से। एक्चुअली थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है री इंजीनियरिंग। ठीक है। और आगे क्या कहता है उसको भी देखते हैं हम लोग। मोर एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल। देखिए यहाँ पे जो है री इंजीनियरिंग मीन्स टू री इम्प्लीमेंट द सिस्टम टू मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें री इंजीनियरिंग करते हैं। जो पहले से चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं उसी को और मॉडिफाई करते हैं ताकि उसमें हम लोग जो है उसको क्लाइंट के हिसाब से बढ़िया प्रस्तुत कर सकें। इन री इंजीनियरिंग द फंक्शनैलिटी एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स। जो भी फंक्शनैलिटी है वो पहले वाले जो चीजें हैं वो सब फंक्शनैलिटी और आर्किटेक्चर जो है सेम ही रहेगा, दिखने में वैसा ही लगेगा, बट इट इंक्लूड्स री डॉक्यूमेंटिंग। तो लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो सामने जो दिखेगा उसमें जो लिख करके आएगा प्रोजेक्ट में, जो सामने लिखा था, जैसे फॉर्म आप लोग करते हो तो जब फॉर्म आप लोग भरते हो तो कई सारे फॉर्म तो एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो फॉर्म जो है रेलवेज का हो, चाहे वो फॉर्म आपके कॉलेज का हो, चाहे वो फॉर्म आपके कई सारी चीज, तो कई सारी चीज एक ही चीज मांगते हैं। तो क्या हम लोग करते हैं? हम लोग एक ही जगह पहले ही से तैयारी करके रखे रहते हैं। अच्छा, फोटोग्राफ तो चाहिए ही होगा, सिग्नेचर तो चाहिए ही होगा, नाम तो चाहिए ही होगा, हमारे पास जो आपका डिफरेंट जितने भी ये है सर्टिफिकेट्स हैं वो तो चाहिए ही होगा। तो हम लोग पहले से तैयारी करते, तो ये पहले से तैयारी करके रखना ही प्रोटोटाइपिंग है। और उसी को रिफाइंड तरीके से तैयारी किए। अच्छा, ये फोटोग्राफ जो है इसमें कुछ चेंजेस मांग रहा है, मतलब इसका पिक्सल इतना होना चाहिए, उसका पिक्सल उतना होना चाहिए, ये रिफाइंड हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग। और यहाँ पे री इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है कि पहले से जो चीजें मौजूद है उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, फंक्शनैलिटी तो वही रहेगी। वो वही नाम मांगेगा, फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, आपका फादर्स नेम मांगेगा, मदर्स नेम मांगेगा, आपका एड्रेस मांगेगा, ये सब चीजें तो वैसे ही रहेगी, लेकिन लुक और फील बदल जाएगा। लुक और फील बदल जाने का मतलब ये है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका लुक बदल जाएगा, उसमें डिफरेंट कलर्स डाल देंगे, डिफरेंट उसका खुलने का तरीका डाल देंगे, उसमें आर्किटेक्चर उसका थोड़ा सा बदल देंगे ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए और कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया हो जाए। तो ये सारी चीजें जब हम लोग कर देते हैं तो उसी को हम लोग री इंजीनियरिंग बोलते हैं। बेसिकली री इंजीनियरिंग कुछ होता नहीं है, पहले से जो इंजीनियर्ड चीजें हैं उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हम लोग उसमें करते हैं, बट इट इंक्लूड्स री। हाँ, लेकिन ये चीज है कि उसमें री डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि पहला जो बनाया था हमने वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया था, तो अब मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाना है, तो भाई डॉक्यूमेंटेशन तो बदलना होगा। क्यों? पेशेंट नेम की जगह पे हम लोग को स्टूडेंट नेम लिखना होगा, पेशेंट एड्रेस की जगह पे स्टूडेंट एड्रेस लिखना होगा। ये सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है ना। ऑर्गेनाइजिंग, मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग द सिस्टम। तो कौन कौन सी चीजें होंगी? रीडॉक्यूमेंटिंग हो जाएगा, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो नेमिंग वगैरह है वो चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सिस्टम को अपडेट कर देंगे, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखिए री इंजीनियरिंग एसेंशियली मीन्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, री इंजीनियरिंग एसेंशियली मीन्स हैविंग अ रीलुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। री इंजीनियरिंग एसेंशियली मीन्स हैविंग अ रीलुक, मतलब मैंने जो बताया आपको, लुक एंड फील बदल देना।
having a relook on the entity such as process, task, design, approach, etc. कहने का मतलब कि जब री इंजीनियरिंग की वाली बातें होंगी तो उसमें कई सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे आपका एंटिटी, जो भी एंटिटीज आपने यूज किए हैं उसका प्रोसेस कैसे होगा, उसका टास्क कैसे काम करेगा, उसमें जो डिजाइनिंग अप्रोच है वो कैसा रहेगा, है ना, और इस तरह की कई सारी चीजें उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। When the re-engineering, when these re-engineering principles are applied to the business process, then it is called business process re-engineering. अब ये री-इंजीनियरिंग जो है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में अप्लाई कर दिया गया, इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ा वरदान हो जाता है, बहुत बड़ा चीज हो जाता है, उस बिजनेस को ये बढ़ा देता है। तो इसको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पहले से सॉफ्टवेयर था मौजूद उसको आपने क्लाइंट के अनुसार चेंज कर दिया और क्लाइंट के अनुसार उसको डिजाइन कर दिया, लुक एंड फील बदल दिया, उसका अप्रोच बदल दिया, उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स डाल दिए आपने, बहुत सारे उसमें आपने चेंजेस किए किस किस हिसाब से। तो भाई आपने उसमें उसका जो प्रोसेस है वो चेक कर लिया कि कैसा प्रोसेस काम करेगा, कितना तेजी से काम करेगा, कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करेगा, उसकी डिजाइनिंग अप्रोच कैसी है। ये सब चीजें हम लोगों ने जब देख लिया तो उसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी बिजनेस को बढ़ाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद वाटरफॉल मॉडल है जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट। थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग, री इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइपिंग, ये आपका पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो गया है। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे, बाय बाय, टेक केयर।